बेटा हमने पिछली क्लास में वैदिक काल के बारे में देखा था और हमने वैदिक काल को एक परिचय की तरीके से समझ लिया था। ठीक है, जैसे हमने देखा था जो वैदिक काल है या जो वैदिक संस्कृति है उसके निर्माता थे आर्य। ठीक है, और ये वैदिक काल जो है वो चला था 1500 बीसी या फिर ईसा पूर्व से लगभग 600 बीसी या ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर हमने जो वैदिक काल है उसको दो भागों में बांटा था। एक को हम कहते थे ऋग्वैदिक काल और दूसरे को कहते थे उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं? ठीक है, ऋग्वैदिक काल का ही दूसरा नाम पूर्व वैदिक काल, ठीक, या फिर केवल वैदिक काल लिखा रहता है वैदिक काल के प्रारंभिक चरण के लिए। अभी हमने कंप्लीट लिखा है 1500 से 600 बीसी। अब हम इसको तोड़ेंगे दो भाग में, तो ये जाएगा हमारा 1500 से 1000 बीसी और ये उत्तर वैदिक का 1000 बीसी से लगभग 600 बीसी। ठीक है, ये हमने देख लिया था। अच्छा, फिर हमने पिछली क्लास में दोनों को एक साथ देख लिया था। ठीक है, एक एक परिचय लिया था दोनों कालों का। ठीक, चाहे पूर्व वैदिक काल हो या फिर उत्तर वैदिक काल हो। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल को हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे और उसमें भी क्या पढ़ेंगे? ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में बेटा समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिताजी जो है वो परिवार के मुखिया या फिर बड़ा भाई परिवार का मुखिया होता था। यह कहने का अर्थ है कि पुरुष पुरुष परिवार का मुखिया होता था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार जो थे वो मातृ सत्तात्मक थे। माता या महिला जो है वो परिवार की मुखिया रहती थी। ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी, ना कि जन्म पर आधारित। यानी कि काम के आधार पर लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होते थे। जो शिक्षा दीक्षा का काम करेगा वो ब्राह्मण, ठीक है, जो रक्षा का काम करेगा वो क्षत्रिय, और जो व्यापार वाणिज्य करेगा वो आपका वैश्य, और जो सेवा कार्य करेगा, सेवा का काम, उसे शूद्र कहेंगे। ठीक है, तो ये काम पर आधारित थी, क्योंकि हम जब उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो ये जन्म पर आधारित हो जाती है, अर्थात किसी व्यक्ति को ब्राह्मण होने के लिए ब्राह्मण के ही घर में जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, और अभी क्या है, एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ण व्यवस्था के बारे में हो गया। ऋग्वेद में तो बेटा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र को है वो एक मनुष्य से उत्पन्न बताया गया है, कि मनुष्य से उत्पन्न बताया गया है इन चारों वर्णों को, कि मस्तिष्क से जो उत्पन्न होगा वो ब्राह्मण, ठीक है, और इसी तरीके से जो भुजाओं से जाएगा, भुजाओं से उत्पन्न होगा उसे कहेंगे क्षत्रिय, और फिर जो जांघों से जाएगा उसे कहेंगे हम वैश्य, और जो पैरों से उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम शूद्र। तो ये एक विराट मनुष्य के विभिन्न अंगों से उत्पन्न बताए गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ये तो ऋग्वेद की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। ठीक है, बाकी जो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। जो जो जिस काम में लगा हुआ है वो उस वर्ण का है। शिक्षा में लगा तो ब्राह्मण है, रक्षा या प्रशासन में लगा क्षत्रिय है, व्यापार वाणिज्य में वैश्य है, और अगर सेवा काम में लगा तो फिर वो शूद्र है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखते हैं हम जरा इनके परिवार जो हैं वो संयुक्त होते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ऋग्वेद के
इस मंडल में सबसे पहले शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट जो हम देख रहे थे, इनके परिवार संयुक्त होते थे। कैसे? ज्वाइंट फैमिली में एक ही परिवार में बेटा कई पीढ़ियों के लोग रहते थे। ठीक है, फिर हमने देखा कि यहाँ पे पितृसत्तात्मक परिवार थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर का मुखिया अगर पुरुष है तो महिलाओं को सम्मान नहीं प्राप्त है। महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, महिलाओं की स्थिति बढ़िया थी। ठीक है, उनको शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। और फिर कई महिलाएं ऐसी ऋग्वेद में वर्णित हैं, या ऐसी महिलाओं का वर्णन है जिन्हें हम अमाजु कहते हैं, और वो महिलाएं ऐसी थी जो जीवन पर्यंत अविवाहित रहती थी। ठीक है, वो लोग अपना अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगी रहती है। ठीक है, तो उन्हें अमाजु कहा जाता था। और फिर महिलाओं के संदर्भ में जो कुप्रथाएं होती हैं, जैसे कि बाल विवाह, ठीक है, और सती प्रथा, और तलाक, ये सारी जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं, ये बिल्कुल भी नहीं थी। कहाँ पर? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, लेकिन विधवा विवाह होते थे। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है वो पति पर ही आश्रित होती थी, तो अगर किसी स्त्री का पति नहीं रहता था तो उस विधवा स्त्री का दूसरा विवाह करवा दिया जाता था, जिससे कि उस स्त्री का जीवन जो है वो जीवन यापन चलता रहे। ठीक है, तो ये बात होगी। अब जरा हम वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही एक दो चीजें और देख लेते हैं, जैसे कि वेशभूषा, यानी कि इनका पहनावा क्या था, क्या पोशाक थी इनकी, और खान पान। तो वेशभूषा में बेटा ये सिंपल सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। ठीक है, इनके वस्त्रों में या इनकी पोशाक में दो चीजों का वर्णन है। एक होता है वास और एक होता है अधिवास। वास और अधिवास। वास जो है वो शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता है, उसे आप धोती से कंपेयर कर सकते हैं। और अधिवास जो है वो शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। ठीक है, और विवाह विवाह के समय जो लड़की होती थी, कन्या होती थी, एक विशेष तरीके का वस्त्र पहनती थी, उसे वधू ये कहा जाता था। ठीक है, तो ये उनकी पोशाक में। ठीक, अब खान पान देखिए, तो बेटा ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। ठीक है, और शाकाहारी में थे, मांसाहारी भी थे। दूध का बहुत विशेष महत्व, क्योंकि अभी हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में, क्योंकि पशुपालन करते थे। ठीक, और मांसाहारी में भेड़ बकरी इत्यादि का मांस भी खाते थे। और ऋग्वेद में मदिरा पान जो है उसे अधार्मिक बताया गया है, और कहा गया कि यह अपराध को बढ़ावा देता, लेकिन इसके बावजूद मदिरा पान होता था। ठीक है, तो ये बात जो है वो हमने इनकी खान पान में देखी। ठीक है बेटा, तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो थे वो ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।